नमस्ते और स्वागत है हमारी आयुर्वेद की डिजिटल सीरीज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीनल पटेल, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। स्पेशली बाल और त्वचा की देखभाल में विशेषता रखती हैं। आयुर्वेद एक एंशिएंट साइंस है जो न कि सिर्फ बीमारियों का इलाज देता है, बल्कि आहार और जीवन शैली यानी डाइट और लाइफस्टाइल के माध्यम से एक ओवरऑल हेल्थ को भी बढ़ावा देता है। आज हम डॉक्टर पटेल से जानेंगे कि आयुर्वेद के माध्यम से हम किस तरह से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को संभाल सकते हैं और एक हेल्दी जीवन बिता सकते हैं, और हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए। नमस्ते, नमस्कार। आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो ना कि सिर्फ चिकित्साओं के ऊपर फोकस करता है, बल्कि वो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी, हमें कौन से जीवन शैली अपनाने से हम रोगी ना बने, वो भी हमें बताता है। आयुर्वेद में देखा जाए तो आचार्य चरक ने एक बहुत अच्छा श्लोक बताया है। उसका मूल प्रयोजन आयुर्वेद का क्या है? स्वस्थ तो स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य को मेंटेन करना, वो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। और दूसरे में वो लिखते हैं कि आतुर्य विकार प्रशमनम च, यानी कि अगर रोगी बनता है तो उसकी चिकित्सा हमें कैसे करनी चाहिए। तो इससे हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद ना सिर्फ चिकित्सा के ऊपर, बल्कि वो स्वस्थ रहने के लिए भी उतना ही हमें मार्गदर्शित करता है। अगर हम देखने जाए तो ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे से और बहुत प्रिसाइजली हमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहार विधि विधान, आचार रसायन, पथ्य पालन, ये सब का वर्णन हमें बताया है। इसका हम थोड़े से डिटेल में अगर हम देखते हैं, दिनचर्या क्या होती है। दिनचर्या यानी कि हम डेली बेसिस पे हमारा डेली रूटीन्स कैसा होना चाहिए, उसको हम दिनचर्या बोलते हैं। उसमें पहले है ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्म मुहूर्त क्या होता है? ओके, ब्राह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से पहले का अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा, उसको ब्राह्म मुहूर्त बोलते हैं। अच्छा। उस वो टाइम, ब्राह्म मुहूर्त का टाइम सबसे बेस्ट होता है अध्ययन करने के लिए, पाठ करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, योगा, कोई चीज़ अगर हमें नई सीखनी है तो उस टाइम पे अगर हम करते हैं तो अच्छे से सीख पाते हैं। अच्छा। दूसरा है उषो जलपान, हमें ना उठ के गुनगुना पानी पीना है। फिर हमें फ्रेशन अप होना है। दंत धावन, जीवा निर्लेखन, मतलब ब्रशिंग वगैरह करना है। अच्छा। उसके बाद एक वर्ड दिया है उन्होंने कि कवल और गंडूश, उसका मतलब है गार्गल्स करना। हम ज़्यादा लोग देखते हैं सुबह बोलते हैं कि हमारे गले में कफ चिपका हुआ होता है, सुबह उठ के कोई लोग बोलते हैं कि हमारे में बलगम ज़्यादा पैदा होती है। तो ये अगर हम कवल और गंडूशी गार्गल्स करते हैं तो उससे हम बहुत अच्छे से कफ प्रलिप्त होता है वो गले में, उसको दूर कर सकते हैं। और दूसरा, ये अपने स्वर को मजबूत और सुरीला बनाता है। फिर आता है नश्य। अगर नश्य देखने जाए तो पंचकर्म का 5 में से एक कर्म, उसको नश्य बोलते हैं। अच्छा। यस। नश्य का मेन प्रयोजन क्या है? अगर कोई भी चीज़, हम नश्य यानी कि हमें कोई भी दवाई हम नाक से डालते हैं, उसको नश्य बोलते हैं। और उसका मेन प्रयोजन क्या है? तो नासा ही शीर्षोद्वारम, नाक अपना सिर का एक द्वार है। अगर कोई दवाई हमें वहाँ ब्रेन में पहुँचानी है तो नाक के जरिए हम पहुँचाते हैं। उसके फ़ायदा क्या रहता है नशे का? ऊर्ध्व जत्रुगत विकार, यानी कि गले से गर्दन से ऊपर होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, यानी कि बालों का झड़ना, बाल के रिलेटेड हेड है, सिरशूल होता है, हेडेक है, आँखों का, कान का, मुख का, ओरल कैविटी का, फेशियल स्किन का, गले के, ये सारे रोग उसको ऊर्ध्व जत्रुगत विकार बोलते हैं। तो उसमें से अगर हमें छुटकारा पाना है या फिर हमें उसमें से कोई रोग ना हो ऐसा करना है तो नस्य इज द बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है आयुर्वेद के नज़रिए से। फिर आता है अभ्यंग, फुल बॉडी मसाज करने का बताया है। अगर हमें इतना टाइम नहीं है डेली कि हम फुल बॉडी मसाज नहीं कर सकते, तो 4 जगह है जहाँ पे हमें रोज़ मालिश करना है। पहला है अपने सिर को मसाज करना है, हेड मसाज देना है, कान में तेल डालना, नाक में तेल डालना, और चौथा है अपने पैरों को, अपने पैर के तली को मसाज करना है। वो उससे क्या होता है, अपने आँखों को उसकी रोशनी बढ़ाता है और अपने आँखों को स्वस्थ बनाता है। ये तो 4 जगह पे मालिश रोज़ करने से अपना शरीर पुष्ट बनता है। फिर आता है व्यायाम, वो अपने शरीर को, हम सब जानते हैं डेली हम अगर एक्सरसाइज करते हैं वो तो अपने शरीर को वैसे हेल्दी बनाता है। फिर आता है स्नान। वो अब हम ओवरऑल देखने जाए तो ये दिनचर्या का महत्व होता क्या है। दिनचर्या अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं
तो एक हमें हाइजीनिक अपना मेंटेन होता है, हमारी सौंदर्यता बढ़ती है, हमारी धातु पुष्ट होती है, अपना आयुष्य अच्छे से बना रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें दिनचर्या क्यों फॉलो करनी चाहिए, उसका वो ये है कि हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। बाहर से मिलती हुई बहुत सारी केमिकल युक्त अगर हम दवाई या फिर कुछ भी क्रीम्स वगैरह प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उससे बेटर कि हम अपनी दिनचर्या को फॉलो करें, तो अपनी जो एजिंग प्रोसेस है उसको बहुत स्लो डाउन करता है। तो डॉक्टर, जैसा आपने दिनचर्या में हमें क्या क्या करना चाहिए बताया, इसी तरह से हमें रात्रिचर्या में क्या करना चाहिए? रात्रि एक ऐसी रेजिमेंट हमें रात्रि में फॉलो करना चाहिए, वो इसके लिए बनाया है कि दिन भर की हमारी भागदौड़, उसका स्ट्रेस हमें दूर करने के लिए रात्रि एक आवश्यक चीज़ है। बिल्कुल। जैसे हम पूरा दिन का थकान होता है, उसको दूर करने के लिए नाइट एक बहुत ज़रूरी आयाम है अपनी ज़िंदगी का। उसमें अपने पूरे दिन की थकावट को दूर करने के साथ साथ अपने बॉडी को रिलैक्स करता है, रिजेन्युएट करता है, रीएक्टिव करना है, और दूसरे अगले दिन के लिए हमें अपनी वापस हम वही एनर्जी के साथ वापस अपना रूटीन कर सके, उसके लिए रात्रि को बनाया गया है। और रात्रि का टाइम चालू होता है शाम के 6 बजे से लेके रात के सुबह के 6 बजे तक। उसमें हमें सायंकाल होता है। अब सायंकाल किसको बोलते हैं कि जब दिन का आखिरी का टाइम और सूर्यास्त होने का टाइम, वो कंजेशन टाइम है, उसको संध्या बोलते हैं। और उसमें 5 चीज़ वर्जित बोली है कि वो चीज़ हमें नहीं करनी है। अध्ययन, स्टडी नहीं करना है, आहार नहीं खाना है, निद्रा नहीं करनी है उस टाइम पे, मैथुन और मार्ग गमन मतलब कहीं आना जाना नहीं है। अच्छा। और संध्या टाइम में सबसे बेस्ट आचार्य वाग्भट ने ये बताया है कि वेदों के पठन के लिए, मतलब वेद को स्टडी अगर हमें करना है तो संध्या टाइम इज़ द बेस्ट। उस टाइम पे हमें पूजा अर्चना और ये वेद पठन करना है। इसी तरह से हम रात्रि का देखी जाए तो रात्रि में हमें आहार लेना है। रात्रि की प्रथम पहर में हमारा आहार होना चाहिए। उसके बाद हमारा मार्गगमन मतलब 100 स्टेप्स हमें खाना खाने की बात करना है। अच्छा। और हमारा खाना कैसा होना चाहिए, सुबह की दोपहर के खाने से हल्का और सुपाचित, उसी क्वांटिटी। सुपाचित यानी वो जल्दी इजी टू डाइजेस्ट जो फूड होता अच्छा। है वैसा होना चाहिए। और दोपहर की जो क्वांटिटी है उससे हमारा खाना कम होना चाहिए। इस तरह से हमारा रात्रि का चर्या है। फिर हम देखते हैं ऋतुचर्या। बदलते मौसम के साथ अपने आउटफिट्स हम हर रोज़ हर कोई चेंज करता है। जैसे सर्दी के मौसम में स्वेटर्स वुलन यूज़ करते हैं, गर्मी में हम कॉटन यूज़ करते हैं। बट ज़्यादातर हम ये नहीं देखते कि हमारा फूड हैबिट्स हम सीज़न के हिसाब से चेंज नहीं करते हैं, है ना। तो हमारे आयुर्वेद में, हमारे भारत में 6 ऋतु है। सर्दी की, गर्मी की और बारिश की, तीनों की 2-2 ऋतु मिला के 6 ऋतुएं होती है। हर एक ऋतु का अपना एक महत्व होता है। हर एक ऋतु में अपना उसका एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो उस हिसाब से हमारा खान पान करना चाहिए जो हमें रोग से जल्दी ग्रसित नहीं करता है। अगर हेमंत और शिशिर वो ठंडी की मौसम है, उसमें हमारी एनर्जी देखने जाए तो डाइजेस्टिव कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की, वो वैसे ही बहुत ऊंचे लेवल पे होती है। तो हम कुछ भी हैवी टू डाइजेस्ट फूड भी अगर हम खाते हैं तो अच्छे से वो डाइजेस्ट कर पाता है। तो उस टाइम पे हमारा फूड ऐसा होना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, साइट्रस फूड्स, जो हरी सब्जियां उस टाइम पे आती है वो लेना है। दूसरा हमें आता है वसंत और ग्रीष्म। वसंत और ग्रीष्म में क्या है, सर्दी के मौसम में जमा हुआ कफ, गर्मी के मौसम में वसंत में सूर्य की किरणों से वो पिघलता है और फिर वो एक टाइम पे हेमंत और शिशिर में वो इकट्ठा होता है और वो वसंत और ग्रीष्म में वो पिघलता है। तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा सीजनल चेंजेस के जो रोग मिलते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ से होने वाली बीमारियां, वो हमें सबसे ज़्यादा उस टाइम पे होती है। हाँ। तो आयुर्वेद में लिखा है कि वासंतिक वमन मतलब वमन करने के लिए, वमन भी एक पंचकर्मा का एक पार्ट है। अच्छा। वो कफ के रोगों के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, तो उसको हमें उस टाइम पे यूज़ करना है। वो कफ के शरीर में बढ़ा हुए कफ को नेचुरली निकालता है और डिटॉक्स अपनी बॉडी वैसे होती है। और फिर आता है बारिश में शिशिर, वर्षा और शिशिर, शरद ऋतु, सॉरी, ये ऋतुएं हैं। उसमें हमें अम्लता अपनी ज़्यादा होती है। अगर उसको हम साइंटिफिक नज़रिए से देखने जाए तो हम देखते हैं श्रावण मास में हम ज़्यादातर उपवास करते हैं जी। पुरुषोत्तम महीना जो मास होता है उसी टाइम पे आता है। तो ये इंडिकेट करता है हमारा आयुर्वेद और साइंस दोनों को रिलेटेड है ना। ये उसमें हमें फूड बहुत कम खाना है, इजी टू डाइजेस्ट होना ऐसा फूड लेना है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। वो हमारा फूड
पाचन नहीं कर पाते अपनी डाइजेस्टिव फायर कम होने से। हम्म। और उस टाइम पे अगर हम ज़्यादा फूड लेते हैं, हेवी फूड लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में अम्लता और आम ज़्यादा बनता है, और आम ज़्यादा बनता है वो फिर अगेन अपनी बॉडी में टॉक्सिफिकेशंस बना रहता है, और वो फिर एक नई बीमारियां पैदा करता है। तो यही महत्व है हमारा ऋतुओं में खान पान का हमारा कैसा होना चाहिए। फिर एक है ऋतु संधि। ऋतु संधि यानी कि वर्ड इटसेल्फ हमें सजेस्ट करता है कि दो कंडीशन, दो ऋतुओं के बीच का टाइम, बिल्कुल अभी चल रही ऋतु का 7 दिन लास्ट वाला और आने वाली ऋतु का पहले 7 दिन, दोनों मिला के ऋतु संधि होते हैं। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो यही ऋतुचर्या पालन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और फिर हमारी धातु अच्छे से पुष्ट बनती है, हमारी अग्नि प्राकृत रहती है। अगर हमारी प्राकृत अग्नि है तो हमें रोग जल्दी होते नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद में एक है कि सर्वे रोग अपि मंदानांग, मतलब सब रोग मंद अग्नि की वजह से होते हैं। ओके यस। तो और दूसरा कि अगर हमें बीमारियां ज़्यादा होती हैं तो हम उस बीमारी से अच्छे से रिकवर हो पाते हैं। यही है ऋतुचर्या और अपने ये सब रात्रि दिनचर्या फॉलो करने का कारण। तो आपने ओवरऑल की पूरे साल में, हाँ, कि सीज़न के हिसाब से और एक दिन में और रात में किस तरह से हमें बदलती ऋतुओं में करना चाहिए। बिल्कुल। साथ में हमारा फूड का इंटेक, हमारा हम जो फूड लेते हैं, हमारी फूड हैबिट्स, उसके ऊपर हम जनरली देखने जाए तो हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम कहीं भी कौन सा भी फूड कौन से भी टाइम पे ले लेते हैं। ज़्यादातर हमारे यंगस्टर्स है ना, वो कुछ सोचते नहीं हैं, बस जैसे वो टेस्ट बड्स को सेटिस्फाइड होता है वो इंटेक ज़्यादा करते हैं फूड का। तो आयुर्वेद में एक प्रॉपर मैनर में और प्रॉपर पॉइंट्स बताए हैं कि हमें फूड हमारा कैसे लेना है। अच्छा। तो हमारा फूड उष्ण होना चाहिए, मतलब हमारा खाना गर्म होना चाहिए। अच्छा। अभी क्या प्रैक्टिस में चलता है कि सुबह टिफ़िन बनाया, दोपहर में हम खाते हैं, तो वो खाना वैसे वो थोड़ा वासी हो जाता है, और दूसरा होता है कि वो वायु करता है। तो अगर हम उष्ण खाना खाते हैं तो अब वो सुपाच्य होता है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि अपना क्वांटिटी में, प्रॉपर क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए, ना अति ज़्यादा ना कम। 1/4 भाग हमारा पेट का, जितनी कैपेसिटी अपनी स्टमक की है उससे 1/4 पार्ट हमें खाली रखना है। अगर हम देखें मिक्सचर को हम पूरा भर दे और ग्राइंड करेंगे तो कुछ पिसाएगा नहीं, हमारे फूड वैसा का वैसा बाहर आएगा। वैसे अपनी बॉडी के साथ भी होता है, अगर हम बहुत पेट भर के खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, और फिर वो इनडायरेक्टली अपने इंडाइजेशन, गैस ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन ना, एसिडिटी, ये सारी पेट की लगती बीमारियों को बताता है। और इसे फिर हम ये सोचते हैं कि हम तो पूरा बैलेंस डाइट करते हैं, हम पूरा अच्छे से खाते हैं, फिर भी हमारे में ये न्यूट्रिशन की कमी क्यों होती है? इसका रीज़न ही यही है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से प्रॉपर फूड जो उसका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, है ना। फिर आता है हमें ना अति फास्ट खाना, ना जल्दी खाना, ना स्लो खाना है। हम जहाँ पे खाना खाते हैं वो यूटेंसिल्स और हमारी प्लेस वो अच्छे से हाइजीनिक मेंटेन हो, वैसी होनी चाहिए। हंसते हुए खाना या बोलते हुए खाना नहीं खाना है। फिर आता है कि हमारा एक पहले वाला खाना पच गया, उसके बाद हमारा दूसरा खाना खाना चाहिए। और सबसे लास्ट में ये बात है कि हम अगर फूड खाते हैं तो अभी ऐसा प्रैक्टिस में है कि सब कोई मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं या फिर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि हम कितना खाना खाते हैं, है ना। तो ये सबसे है कि मन लगा के हमें खाना खाना है। और 2 बार अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसके बीच में कितनी देर का समय होना चाहिए? ये सब इंटरेस्टिंग बात है। जीर्ण होने में टाइम लगता है अपने मील को, जनरली वो 3 से 4 घंटे का होता है ना। उसके लक्षण भी हमें दिखते हैं, हमें प्यास लगना स्टार्ट होगा, हमें भूख लगना स्टार्ट होगा, हम लाइट फील करेंगे। वो लक्षण है कि अब हमारा पहले वाला फूड मील वो पच चुका है, उसके बाद हमें दूसरा लेना है। तो अगर हम बालों की बात करें तो आज के जो युवा युविकाएं हैं उनके बाल हम देखते हैं कि बहुत कमज़ोर हो गए हैं, समय से पहले गिरने लगते हैं, सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में बालों के स्वास्थ्य के लिए क्या कहा गया है? जनरल अब देखी जाए तो बाल अपना एक ऐसा अंग है जो अगर होता है तो भी नहीं, अगर खराब लगता है वो अगर खराब है तो भी हमें आत्मविश्वास हमारा कमज़ोर होता है। बालों का होना और ना होना वो दोनों हमें परेशानी करता है, चाहे वो बड़े हो या बूढ़े हो या फिर वो औरत या स्त्री हो, सबके लिए बाल एक महत्वपूर्ण अंग है कि वो अपने, कोई भी इंसान चाहेगा कि उनके बाल स्वस्थ रहे,
सिल्की रहे, मुलायम से हो, घने हो। आयुर्वेद में पहले देखने जाए तो उसके 3 टाइप्स के बाल बताए। ये बाल का टाइप्स जानने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमें कौन सी हेयर प्रोडक्ट्स हमारे बालों को सूट करेगा। कुछ भी हम इंट्रोड्यूस बालों में करते तो कौन सा करे, इसके लिए हमें बालों के टाइप्स को जानना ज़रूरी है। पहले हमारा वातिक बाल आते हैं तो वो ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, वो टूटने गिरने में ज़्यादा होते हैं और वो ड्राई होता है। तो ये ड्राइनेस, बालों की ड्राइनेस दूर करने के लिए हमें उसको डीप नरिशमेंट और मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। फिर पैथिक बाल आते हैं तो वो चमकीले होते हैं लेकिन वो ज़्यादा जल्दी सफ़ेद होने के चांसेस होते हैं। फिर आता है हमारा, उसके लिए फिर हमें ठंडी पदार्थ, ब्राह्मी, आंवला, उससे बनाया हुआ आयुर्वेदिक तेल है वो इस्तेमाल करना है और सन एक्सपोजर कम करना है। जो पैथिक शरीर में पित्त को बढ़ाता है उसको हमें कम करना है। फिर आता है कफ। कफ के बाल, कफ प्रकृति वाले के बाल बहुत घने होते हैं, काले होते हैं, लेकिन उसमें एक समस्या है उनकी डैंड्रफ ज़्यादा रहती है, वो कफ के हिसाब से। तो उसको दूर करने के लिए लाइटर ऑयल्स यूज़ करने हैं। जैसे जाजोबा ऑयल है वो लाइटर है, ज़्यादा ऑयली जो चीज़ है वो बालों में इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। तो ये हुआ बालों के टाइप्स। तो अगर आपके एक्सपीरियंस में हम बात करें, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास बालों की तकलीफ़ लेके आते हैं, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स क्या देखी हैं आपने? हाँ, अभी सबसे पहला अगर हम बोलते हैं कि हेयर फॉल, तो हर कोई यूँ करके देखेगा हमारे पास 10 में से 6 लोग या 7 लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स रहती है। तो हेयर फॉल ये सबसे बड़ा कारण है अभी सब में जो देखा जाता है, और उसके रीजंस भी वास्ट है कि बहुत सारे रीज़न की वजह से हेयर फॉल रहता है ना। पहले तो देखिए प्राकृत हेयर फॉल कितना है। अगर दिन के हमारे 50 से कम अंदर बाहर गिरते हैं तो हम उसको ये हेयर फॉल में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर 50 से ज़्यादा स्ट्रेन हमारी बालों की गिरती है तो भी हम कंसीडर कि वो हेयर फॉल है, और वो एक अलार्म साइन है कि ना हमें उसके ऊपर कुछ काम करना है, उसके ऊपर एक्शन लेनी है। उसके बारे में देखिए, उसके कारण बहुत सारे, सबसे पहला हमारा खान पान, हमारा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस रहती है, लड़कियों में मासिक धर्म की अनियमितता, फिर कोई लंबे टाइम से चल रही बीमारियां, उसकी दवाइयाँ, कीमोथेरापी। फिर बैलेंस डाइट अगर हम नहीं लेते हैं, डस्ट और ये पोल्यूशंस वगैरह होते हैं हमारे वातावरण में, उसके हिसाब से हेयर फॉल होता है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के हिसाब से होता है। तो हेयर फॉल के बहुत सारे कारण हैं, और उसका ट्रीटमेंट हम बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं अगर हम उसके रूट कॉज को अच्छे से पहचान लें, तो हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है डैंड्रफ। हर कोई ये बोलता है कि एक दिन वॉश किया, दूसरे दिन डैंड्रफ हो जाता है, या फिर 2 दिन के बाद वापस वही डैंड्रफ हो जाता है, सेम डे क्लीन वापस, और वो अगेन हेयर फॉल को बढ़ावा देता है। अगर हमारा डैंड्रफ है, स्काल्प प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ है, तो वो उसको बढ़ाता है। और डैंड्रफ ज़्यादातर 2 टाइप्स के होते हैं, एक वेट डैंड्रफ होता है और एक ड्राई डैंड्रफ होता है। तो ज़्यादा ऑयली चीज़ यूज़ करने से और ज़्यादा ड्राई चीज़ यूज़ करने से डैंड्रफ बनता है। तो उसके लिए हमें स्काल्प का स्क्रब होता है वो यूज़ करना है, और जो ज़्यादा डैंड्रफ करने वाले जो पदार्थ है ना, उसका सेवन नहीं करना है। फिर आता है हमारे स्प्लिट एंड्स। आजकल देखा जाता है हम जो ऑयलिंग करते हैं वो साफ्ट में नहीं करते हैं, हम सिर्फ स्काल्प में मसाज करते हैं, हमारा साफ्ट वैसा ही रहता है। और देखे जाए तो बाल खुले रहने की आज की जो परंपरा चल रही है उसमें देखे जाए तो वो ज़्यादातर रफ होते हैं, और उससे उसका जो बाल का केराटिन का जो है लेयर वो डैमेज होता है और ब्रेक होता है, उसकी जो अनइवननेस वो ज़्यादा बढ़ती है, उसकी वजह से वो स्प्लिट एंड्स होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन हम ये कर सकते हैं कि हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, और जब भी हम मसाज करते हैं तो हमारे साफ्ट में प्रॉपर हम उसको हेयर लेंथ में प्रॉपर ऑयलिंग करें। फिर ये और सबसे जो है कि प्री मैच्योर ग्रेइंग, जो बाल सफ़ेद होना, अब आजकल हम क्लिनिक में देखते हैं कि 16 या 12 साल के बच्चे भी हमारे क्लिनिक में आकर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे, हम क्या करें। तो ये उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। हमारा मेलानिन जो होता है, कलर पिगमेंटेशन जो होता है कलर के लिए जो जवाबदार होता है, वो कम होता है, जेनेटिक्स वजह से होता है, स्ट्रेस या फैक्टर्स तो है ही। साथ में आजकल बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, वो इनडायरेक्टली पित्त को बढ़ाता है। आयुर्वेद ये बोलता है कि जहाँ जहाँ आपके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स कि आपके शरीर में पित्त वर्धक आहार विहार का
वो हो रहा है, उसकी वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो पित्त को बढ़ाए वो खाना, और वो हमारा वो एक्सेस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसको बढ़ाए। जी। तो आज हम आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद के माध्यम से हम हमारे बालों की कैसे मदद कर सकते हैं और उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं? यस, सबसे पहले हम सबको एक अपने, जैसे हमने आगे जाना कि हमारे हेयर टाइप्स कौन से हैं, जी। उस हिसाब से हर एक व्यक्ति को अपने हेयर टाइप को जान के उसका एक डेली हेयर केयर रूटीन बनाना है। अच्छा। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि है अपना ऑयलिंग, हम मसाज कैसे करना है। तो हेयर टाइप्स को जान के जो हेयर ऑयल जो सूट करता है उनको वो यूज़ करना है। उसकी भी मेथड है, हमें जब भी ऑयलिंग करते हैं तो हमें फिंगर टिप्स से करना है, जेंटल प्रेस देना है, ना एकदम हेवी प्रेशर दे के हमें मसाज नहीं करना है। दूसरा कि जो ऑयल यूज़ करते हैं हम, वो थोड़ा सा वार्म होना चाहिए। अच्छा। यस। और दूसरी बात ये थोड़ा अभी ये चल रहा है कि हम नहाने से पहले 1 घंटे से पहले हम वो ऑयलिंग करते हैं और फिर हम नहाते हैं, हेयर वॉश करते हैं, और ये थोड़ा सा गलत है। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम हेयर वॉश करते हैं, ऑयलिंग करते हैं नहाने से पहले, तो उसका मतलब कि हमारा स्काल्प गंदा है, वो डर्ट वाला है। अच्छा। उसमें पॉल्यूशंस के पार्टिकल्स भी होते हैं, स्वेट्स ग्लैंड्स होती है हमारी बालों में, तो उसके भी स्वेट निकलता है। ओवरऑल देखिए जाए तो हमारा स्काल उस टाइम पे गंदा होता है, और उस टाइम पे अगर हम मसाज करते हैं तो हमारे बालों की जड़ों को ज़्यादा ख़राब करता है, उसको कमज़ोर करता है, और हमारे हेयरफुल होते हैं। तो बेटर कि हमें हेयर ऑयलिंग कब करना है कि जब हमारा स्काल्प क्लीन हो। यस। फिर आता है हमारा शैम्पू। सब बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं क्लिनिक में आके कि हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, हमारे बाल बहुत फ्रीजी और ड्राई दिखते हैं। तो हेयर शैम्पू हमें ऐसा यूज़ करना है कि वो सल्फेट और पैराबिन फ्री हो। वो आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे जासूद है, एलोवेरा है, नीम तुलसी है ना, ब्राह्म आंवला है, शिकाकाई है, उससे युक्त अपना शैम्पू होना चाहिए। फिर हमें शैम्पू कब करना चाहिए, हर एक का शैम्पू करने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। कोई इंसान फील्ड में ज़्यादा काम करता है तो उसके बाल जल्दी गंदे होते हैं, तो उसको डेली बेसिस पे भी हेयर वॉश करना है। और जिस इंसान को अगर किसी के बाल ज़्यादा ऑयली नहीं होते हैं तो उसको 2-3-4 दिन में भी एक बार अगर वो वॉश करता है तो चलता है। तो ये है अपने बाल की त्वचा, उस स्काल्प को देख के हमें ये डिसाइड करना है। फिर अपना हेयर वॉश करने की भी एक प्रॉपर मेथड है, हमें वो फॉलो करना है। ऐसे यू करके हमारे हेयर वॉश नहीं करना है, क्योंकि जो भी हम हेयर मटेरियल यूज़ करते हैं हेयर वॉश के लिए, वो अपने बालों में स्किन के ज़रिए वो पेनिट्रेट होता है, तो वो ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा स्क्रब। हमें डेली नहीं तो वीकली वंस हमें हेयर स्क्रब यूज़ करना है, जैसे कि वो अपने स्काल्प की जो स्किन है उसकी डेड स्किन को रिमूव करता है, क्लॉग्स होते हैं उसको, हेयर फॉलिकल्स के क्लॉग्स को दूर करके, और ब्रीदेबल स्किन बनाता है। और ब्रीदेबल स्किन स्काल्प में मतलब वो हेयर ग्रो करने में, नए फॉलिकल्स बनाने में और बालों की लेंथ बढ़ाने में वो काम करता है। अच्छा। फिर आता है अगर ड्राइनेस है तो जैसे हमने आगे बात करी वैसे डीप कंडीशनिंग यूज़ करना है, लेकिन ध्यान रहे कि वो केमिकल वाला ना हो, आयुर्वेदिक कंडीशनर हम यूज़ करें। फिर आता है नस्य, है ना, वो नस्य हमें लेना है, वो बालों को अंदर से मजबूत करता है। अच्छा। ये हुई बात हमारी चीज़ की हमें क्या क्या डेली रूटीन में हमें करना है। कॉम्बिंग करना है और हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ हमें नहीं करना है। अब ये है कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी है जी। तो हम देखने जाए तो हम बालों में चाहते और ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर कभी हम कोई प्रभाव में आके कि हमारे बाल ऐसे ऐसे है तो हमको ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, वो प्रोडक्ट यूज़ कर ली, तो वो बालों को डैमेज करता है। तो एडवाइस ये कि एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें अपने हेयर प्रोडक्ट में। अगर वो एक प्रोडक्ट आपको सूट कर रही है तो बार बार अपनी शैम्पू ऑयल वगैरह बदलते ना रहिए। हेयर स्टाइलिंग है, हेयर ड्रायर है, ब्लोवर है, वो यूज़ ना करें। कॉम्बिंग करना है, वो प्रॉपर मेथड में कॉम्बिंग किया जाए। नहाने के बाद तुरंत हम कॉम्बिंग करते हैं बाल हेयर वॉश करने के बाद, वो एक है, वो बालों उस टाइम पे हमारी बालों की जड़ें कमज़ोर होती है, तो उस टाइम पे कॉम्बिंग नहीं करना है। फिर आता है हम स्टाइलिंग करते हैं, हेयर स्टाइलिंग, पमिंग करवाते हैं,
आजकल सबको ये है कि हमारे बाल जैसे हमने भगवान ने दिए हमें वो नहीं पसंद, सिल्की वो स्ट्रेट बालों को करली चाहिए, करली वालों को स्ट्रेट चाहिए, तो वो स्ट्रेटनिंग वगैरह करवाते, तो वो नहीं करना है, जैसे बाल दिए उसको वैसे मेंटेन करते हैं, है ना। तो ये स्टाइलिंग प्रोसेस, ये जो स्टाइलिंग इक्विपमेंट्स है उसका इस्तेमाल और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का, हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम हमें करना है। तो डॉक्टर ये तो आपने बताया डूज एंड डोंट्स हमारे बाल के हेयर केयर रूटीन जो हम एक डेली फॉलो करते हैं उसका। अगर हम लाइफस्टाइल और डाइट के डूज एंड डोंट्स की बात करें कि आयुर्वेद के हिसाब से हमें लाइफस्टाइल और डाइट में क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे उसमें? हाँ, आयुर्वेद में सब देखते हैं हम, तो हमारी लाइफस्टाइल में हमने आगे बताया ना, वो सारी चीज़ करनी है। उसके साथ वो करना है शिरोधारा। शिरोधारा एक प्रचलित है आजकल, हर कोई जानता होगा कि शिरोधारा क्या है। शिरोधारा अपने बालों को नरिशमेंट के लिए सबसे बेस्ट एक थेरापी है जो हमें करनी चाहिए बालों में। फिर है शिरोलेपन। शिरोलेपन मतलब एक आयुर्वेदिक द्रव्य, मेडिसिन से युक्त एक लेप हमारे बालों में करते हैं, उसको शिरोलेप बोलते हैं। तक्रधारा करते हैं, डैंड्रफ अगर हमारे बालों में ज़्यादा है तो हम तक्रधारा करवाते हैं। फिर नस्य बोलते हैं, वो नस्य जैसे हमने बताया ना कि बालों की पुष्टि और उसके पूरे पूरे स्वास्थ्य के लिए नस्य एक बेस्ट है, तो वो आयुर्वेद के नज़रिए से हमें ये करना है। फिर दूसरा हमारा योगा। यस, अगर हर कोई चाहता होगा हम योगा करें, पर कोई किसी को ये नहीं समझ में हमें कौन सा योगा करना है, तो सूर्य नमस्कार है, उष्ट्रासन है, सर्वांगासन है, सशंगासन है। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम में है कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओमकार और बलियम योग। ये सारी चीज़ हम अगर डेली रूटीन में करेंगे तो हम अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। और हम खाने की बात करें तो हमारा खाना क्या नहीं खाना है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो ही हम सबसे ज़्यादा करते हैं जी। तो हमारा जंक फूड, फास्ट फूड है, पैकेजिंग वाले जो फूड्स है, कैंड फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड है, जो भी फूड हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है, वो फूड हमें कंज्यूम नहीं करना है। आचार है, फर्मेंटेशन वाले फूड है, जैसे साउथ इंडियन की जो भी सारी डिश, मतलब कोई भी डिशेज में जो फर्मेंटेशन वाला आता है वो नहीं लेना है। खट्टी चीज़ें, तीखी, डीप फ्राइड फूड्स है वो हमें अवॉइड करना है। फिर मैदे वाली आइटम है वो नहीं, कोई टोबैको, स्मोकिंग वगैरह कोई भी जो एडिक्शन है वो हमें नहीं लेना है। अब हम बात करें कि हमें क्या खाना है ना। आयुर्वेद में बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी वर्णन किया है, वैसे ही डाइट के भी ऊपर फोकस किया है। हम पित्त का शमन करें और शीतलता अपने शरीर में बढ़ाए रखें, उसके लिए हमें जो भी खान पान करना है वो लेना है। उसमें आता है किशमिश, अखरोट है, बादाम है, नारियल का तेल है, तिल तेल, सफ़ेद तिल का तेल है। फिर वो अपने साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो हमें लेना है। अपने डाइट में हम ये ध्यान रखें कि ओमेगा 3, 5 फैटी एसिड्स, फिर B5 ये हमें पूरे प्रमाण में मिलते रहे, और नट्स वगैरह जो डेट्स है, खजूर बोलते हैं, वो हमें लेना है। और फिर जो औषधीय के बारे में अगर हम बात करें तो ब्राह्मी, जासूद, आंवला है, शतावरी है, नारियल का है तेल, ये सारी औषधियाँ हम उससे बनाया हुआ तेल यूज़ कर सकते हैं। और उसमें कोई भी मेडिसिन का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के टाइप्स के अनुसार, हर एक व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से सबकी दवाइयाँ सब अलग होती है। तो दवाइयाँ वैद्यकीय सलाह अनुसार ही लेनी है। पर ये सारी चीज़ जो जासूद वगैरह है वो अपने बालों को, आंवला, अरीठा, सिकाकाई जो मजबूत करते हैं, मेथी दाने हैं, तो ये सारी चीज़ हमें रूटीन में हमें लेना है। जो नेचुरल पदार्थ होते हैं जो घर पे ही हम यूज़ करके हम हमारे जो किचन का जो भी है ना वो हमें लेना है। बिल्कुल। वो क्या करता है कि अपने शरीर में अच्छे से डाइजेस्टिव करता है, वो विषाक्त द्रव्यों का इकट्ठा नहीं होने देता, वो सुपाच्य अपने खुराक बनाता है। और फिर वो अपने को, अगर हमारे पाचन तंत्र अगर हमारा सही है, बोलते हैं ना कि जिसका पेट साफ उसके 100 रोग माफ है ना। तो अपना डाइट इसके लिए है ज़रूरी। तो
डॉक्टर बीनल पटेल से मिली हमें जानकारी और सुझाव हमारी बाल और त्वचा के लिए ज़रूर काम आएंगे। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हमने ये देखा कि वो ना केवल हमें बाहर से निखारता है पर अंदर से भी स्वस्थ बनाता है। डॉक्टर पटेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए यहाँ और आपने हमें अपना कीमती समय दिया और अपना ज्ञान हमसे शेयर किया। और स्वस्थ रहें और आयुर्वेद को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद।